हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 22 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको एक मुद्दे के साथ जो जैसे आज का जो मुद्दा लगा हुआ है, ये आपका भारत और ब्राज़ील के बीच जो नई साझेदारी हुआ है, वो आपका क्या दिखा रहा है। ये मुद्दा है, उसके तहत मैं आपके लिए बहुत सारे मतलब इसमें मुद्दा मैं जोड़ा हूँ, ठीक है? जैसे आपको पूरे तरीक़े से क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो गया आपको, फिर उसके बाद भारत-ब्राज़ील संबंध में आपको लाया हूँ कि किस तरीके से होता है। तो एक मुद्दा था सिर्फ़ जो आपका अभी जो वार्तालाप हुआ है, उच्च स्तरीय बैठक हुआ है आपका, उसके तहत मैं आपको इतने सारे मतलब आपका एक मुद्दे के साथ मैं बहुत सारे मुद्दे बना के लाया हूँ ताकि आपको ओवरऑल जानकारियाँ आपको मिल जाए, ठीक है? उसके बाद मैं एक आपका मेंस का भी आंसर राइटिंग लाया हूँ, जो आपका आंसर भी मैं मॉडल आंसर भी आपको साथ-साथ लाया हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको मैं परसों भी मैं एक आपको करवाया था, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट और आप लिखने के लिए आप जो भी असमर्थ हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस तरीके से आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप प्री सिर्फ़ देकर ही रह जाइएगा, मेंस नहीं दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप पूरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है ना, आपको किसी चीज़ का मतलब जैसे आपको बनना है, डीएसपी ही बनना है, आपका एसडीएम ही बनना है, ये आपको एसपी ही बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो उसके लिए तो अगर बनना है तो आपको मेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको मेंस आपको नहीं बिना दिए हुए आप पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस तरीके से लाया हूँ, ठीक है? ये भी आप फिर उसके बाद आपका आपका क्या है एमसीक्यू है, ठीक है? आपको मैं एमसीक्यू भी लाया हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और मेरा कोई मतलब अलग कहीं से भी मुद्दा मैं नहीं जोड़ता हूँ, जो भी न्यूज़पेपर में जो आते हैं, वही मुद्दा मैं लाता हूँ। आप द हिंदू का पेपर देख लीजिए, मैं डेली-डेली आपको नहीं लगा पा रहा हूँ। ऐसे बोलोगे आप लोग तो मैं डेली आपका जो फ्रंट पेज होता है जहाँ से मैं उठाता हूँ, इस तरीके से मैं पेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपका स्वागत है हमारे जो चैनल है वेब्स अकेडमी पे, वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स स्ट्रैटेजी अकेडमी पे। और इस चैनल को आप लोग जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा-सा हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का। जो भी पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे, उनके लिए एक बेनिफिट होगा। देखिए, जैसे हमारा फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्द ही आपके सामने लॉन्च होने वाला है, वो 4 फाउंडेशन कोर्स होंगे, ठीक है? पहला जो फाउंडेशन कोर्स होगा, वो आपका 14th जेपीएससी मेंस का होगा, ठीक है? मेंस का होगा। अगर इसका डेट बढ़ता है प्री का, तो इसका भी मतलब प्री प्लस मेंस दोनों हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है आपका 72वीं बीपीएससी जो है आपका, उसका प्री प्लस मेंस दोनों का होगा, ठीक है? थर्ड आपका क्या हो जाएगा आपका जो यूपीएससी यूपीएससी आपका सीएसई जो 2027 और 28 के लिए जो भी प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए है, ठीक है? फोर्थ है क्या आपकी क्या डिमांड रहती है, ठीक है? क्या आपकी डिमांड रहती है? तो आपकी डिमांड पे जो जितना ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ का रहेगा एग्ज़ाम का, उसका लाया जाएगा। और इन सारे कोर्सेज़ में, फाउंडेशन कोर्सेज़ में जो भी हमारे 1000 बच्चे होंगे पहले, उनको क्या दिया जाएगा बैप्स अकेडमी की तरफ से क्या दिया जाएगा आपको गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, यानी रियायत दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग का जितने भी फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, जो भी आपके गाँव या मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जो ज़्यादा असमर्थ हैं इन चीज़ों में, तो प्लीज़ उन लोग को या उनके मतलब चाह रखते हैं कि तैयारी करके मैं अच्छा एक व्यक्ति बनूँ या एक अच्छा अपना पहचान दिलाऊँ, तो आपके ये पहचान दिलाने में हमारा जो बैप्स अकेडमी है, आपको मदद करेगी। और ये आपके कोर्स जो भी लॉन्च होंगे, प्लीज़ आप लोग इसमें आप लोग भागीदारी बनिए और 1000 सब्सक्राइबर पहले आप बन जाइए, उसके बाद इसमें आपको आसानी होगी भागीदारी बनने में, ठीक है? और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़िए, जो भी नए लर्नर हैं, पुराने भी जो भी हैं, अभी तक जितने सब्सक्राइबर हो गए, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, और वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है? ताकि आपको फाउंडेशन कोर्स जो भी आने वाला है, उनमें आपको रियायतें या गिफ्ट दिया जा सके, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज का पहला मुद्दा।
तो पहला मुद्दा है कि भारत और ब्राज़ील के बीच नई साझेदारियाँ हुआ है। क्या साझेदारी हुआ है कि नरेंद्र मोदी और जो लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा है ब्राज़ील के, उनके साथ नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता हुआ है। क्या वार्ता हुआ है इसमें? क्या हुआ है? देखिए क्या हुआ है ना कि क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील माइनिंग समझौता हुआ है, ठीक है? रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग जताया है। स्टील सेक्टर में खनन और निवेश बढ़ाने पर दोनों देश आपस में सहमति जताए हैं, ठीक है? उद्देश्य इसका क्या है? तो सप्लाई चेन सुरक्षित करना है और चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करना है और चीन का प्रभुत्व को भी कम करना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपका रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स में 90% अगर डोमिनेंस किसी का है तो वो किसका है? चाइना का है। इसी के प्रभुत्व को आपको कम करने के लिए या निर्भरता जो है वो कम करने के लिए वो क्या क्या किया जा रहा है? ये दोनों पे सहयोग बढ़ाया जा रहा है। स्टील सेक्टर में खनन और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई है, ठीक है? दूसरा क्या हुआ है कि व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है दोनों आपस में। वर्तमान में व्यापार जो है हमारा ब्राज़ील और इंडिया के बीच जो बाइलेटरल जो है आपका कितना है ट्रेड आपका लगभग आपका 12 से 15 बिलियन डॉलर का है, ठीक है? और लक्ष्य क्या है कि 20 बिलियन डॉलर आपको 2030 तक पहुँचाना है, ठीक है? ब्राज़ील का सुझाव है कि आपका 30 बिलियन डॉलर तक किया जाए, ठीक है? साथ ही जो मेरोकोसर है ये आपका ये के साथ पीटीए हुआ है, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पीटीए मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज भी बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा मेरकोसर क्या होता है, तो ये देखिए आपको मेरकोसर मीन्स होता है कि एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, ठीक है? जिसमें प्रमुख सदस्य होते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, मेरकोसर क्या है? साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, जिसमें क्या है प्रमुख सदस्य कौन-कौन है आपका? तो ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ये सब क्या है? इनके सदस्य हैं। तो सदस्य पे भी आप याद रखिएगा और साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है ये मेरकोसर। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच फ्री ट्रेड या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और जो पीटीए होता है यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो मैं आपको बताया, वो क्या होता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में एक दूसरे को मतलब एक देश है जो है, अगर 2 देशों के बीच हो रहा है या 3 देशों के बीच हो रहा है, तो कुछ उत्पादों पर कम या शून्य टैरिफ देते हैं। इसी को कहा जाता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम व्यापक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है आपको इस तरीके से। और भारत में मेरकोसर पीटीए क्या है? भारत और मेरकोसर पीटीए, तो ये देखिए भारत और मेरकोसर के बीच पीटीए जो है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में साइन हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ? 2009 में लागू हुआ। इसमें सीमित वस्तुओं पर टैरिफ रियायतें दिए गई हैं। इसी को बढ़ाने की बात कहा जा रहा है, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि इसका विस्तार, यानी विस्तार मतलब क्या हुआ कि और सामानों को छूट दिया जाएगा और सामानों को रियायत दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ओके? अब हमारा जो तीसरा क्या बात हुआ, जो आपका वार्ता हुआ, तो डिजिटल साझेदारी पे डिजिटल पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर लॉन्च किया गया। भारत डिजिटल शक्ति बनेगा और ब्राज़ील जो है रिन्यूएबल एनर्जी का नेता बनेगा, यानी लीडर बनेगा, ठीक है? फोर्थ क्या है? ऊर्जा और बायोफ्यूल पर सहयोग किया गया। क्या है इस पर बात? बायोफ्यूल अलायंस जो 2023 में बना है उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई, ठीक है? और फिफ्थ क्या है कि जो यूएस जो अमेरिका टैरिफ का जो असर दिख रहा है, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई स्थिति तो आई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 10% टैरिफ लागू जो किया गया है, प्रभाव क्या है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आ रहा है। भारत ब्राजील जो वेट एंड वॉच मोड में अभी भी बना हुआ है। और छठा क्या है इस पर बात हुआ है कि ग्लोबल साउथ और बहुपक्षवाद, ठीक है? दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पे जोर दिया है। तो दोनों सदस्य हैं किनके किनके? ब्रिक्स को है और आपका मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड पर फोकस कर रहे हैं, ऑर्डर पर फोकस करना है, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। अब हमारे लिए जो था क्रिटिकल मिनरल्स था, ठीक है? क्रिटिकल मिनरल्स भी पढ़ना है। तो ये क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? तो क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं ना वो खनिज हैं जो अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी सप्लाई सीमित या जोखिमपूर्ण होता है। यानी मतलब यहाँ से निकल रहा है कि जो हमारा अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। दूसरा क्या निकल रहा है कि जिसकी सप्लाई सीमित या जोखिमपूर्ण हो। ठीक है, ठीक है, यानी हाई इंपॉर्टेंस हाई सप्लाई रिस्क इज इक्वल टू क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जा रहा है? तो चीन का डोमिनेंस जो है 60 से 90% प्रोसेसिंग सप्लाई चेन पर नियंत्रित है। देखिए यहाँ पर रिफाइंड जो मिलने के लिए तो मिलता है, लेकिन रिफाइनिंग जो इसका संभव हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और चाइना इसमें डोमिनेंस करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है। देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, विंड टर्बाइन्स के लिए, तो ये सब के लिए जरूरी है। भारत के लिए क्या महत्व रखता है ये एक आपका क्रिटिकल मिनरल्स? तो पहला तो है ऊर्जा संक्रमण, यानी एनर्जी ट्रांजिशन में जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन जो चलाया गया उसके लिए जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स पूरा करने के लिए जरूरी है। आपका नेट जीरो एमिशन आपका 2070 तक रखा है। तो ये कहाँ से पूरा होगा? जब तक ये आपका क्रिटिकल मिनरल्स की इसकी प्राप्ति ना हो तब तक। ओके, फिर है दूसरा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब में आपका क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग होता है। थर्ड हो गया आपका औद्योगिक विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत की रणनीति क्या है? तो ये देखिए, पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, जैसे ब्राजील जैसे देशों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप बन रहा है। ठीक है, और आपका संस्थागत पहल भी चला रहा है, जैसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हो रहा है। इसमें क्या होगा कि विदेश में खनिज संपत्ति हासिल करने के लिए ये चलाया जा रहा है। वहाँ पे निवेश करेगा जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ठीक है खोज करेगा ये। और सप्लाई चेन आपका डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, चाइना डिपेंडेंस को कम करने के लिए। ओके, तो ये भी बात याद है। चुनौतियां क्या है? देखिए चुनौती ये है ना इसमें कि सीमित घरेलू भंडार है, भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है, और उच्च आयात निर्भरता है, हम लोग इम्पोर्ट वल्नरेबिलिटी है, और पर्यावरणीय मुद्दा ये है कि माइनिंग से इकोलॉजी डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। देखिए भारत सरकार ने आपका 2023 में पहली बार आधिकारिक सूची जारी किया था। किसके लिए? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या है कि कुल 30 क्रिटिकल मिनरल्स को चिन्हित किया गया है आपको भारत द्वारा, तो ये याद रखिएगा। तो मैं आपको 30 जो है ना उस क्रिटिकल मिनरल्स वो मैं लगा दिया हूँ। प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिएगा, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा कि आपका देखिए पहले है कि बैटरी और एनर्जी मिनरल्स में कौन कौन आता है, तो ये आप लिख लीजिए। लिथियम होता है, इससे याद करने में आपको आसानी। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ये सब क्या होगा? बैटरी और एनर्जी मिनरल्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका चारों कौन सा होगा? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट। प्लीज आप लोग नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कौन कौन हो गया? नियोडीमियम हो गया। ठीक है, प्रिसियोडियमियम हो गया, आपका डिस्प्रोसियम हो गया, टर्बियम हो गया। ये सब क्या है? आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, यानी आपका क्रिटिकल मिनरल्स है। ठीक है, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, टेलीरियम हो गया। तो ये सब क्या है? आपका हाईटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आता है। ठीक है, और एलू एलोई और इंडस्ट्रियल मिनरल्स कौन कौन है? तो टाइटेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, मेलिवेडनम हो गया, आपका वेनाडियम हो गया, नियोबियम हो गया। ये सब क्या है? आपका इंडस्ट्रियल मिनरल्स है, तो ये आप याद रखिएगा। न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन सा है आपका? तो यूरेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया। तो ये सब क्या है? आपका न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है। अदर जो है बाकी जो महत्वपूर्ण है आपका तांबा, कॉपर यानी एल्युमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। ये सब आपका क्या है? पूरे आप लिख लीजिएगा एक बार। प्लीज आप लोग नोट डाउन करके सही से आप लोग लिख लीजिएगा। एंटीमनी हो गया, बेरिलियम हो गया, सेलेनियम हो गया, इंडियम हो गया, कैडमियम हो गया, रेडियम हो गया। ये सब आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद करिएगा। देखिए मैं आपको फिर से इस तरीके से मैं लगा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका न्यूक्लियर का है। ठीक है,
आपका यहाँ से आप ये आपका एलोवेल इंडस्ट्रियल का ले लीजिएगा, और फिर आपको ये तो आसानी से आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना लीजिए पहले आपका रेयर अर्थ से, ठीक है, उसके बाद बैटरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। आगे चलते, याद करने का एक ट्रिक भी मैं इसका थोड़ा सा कोशिश किया हूँ। देखिए जैसे लिकोनीग्राफ, ठीक है, बैटरी के लिए लिकोनीग्राफ यानी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट, ये बैटरी के लिए हो गया। रेयर अर्थ एलिमेंट आपका मैग्नेटिक, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हो गया। टेक मेटल्स हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो गया। एलॉय मेटल हो गया इंडस्ट्री के लिए हो गया। तो न्यूक्लियर हो गया स्ट्रेटेजिक हो गया। अदर्स हो गया बाकी जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। आगे है कि भारत और ब्राजील के बीच संबंध जो है वो हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है हमारे लिए, भारत और आपका ब्राजील का बीच का संबंध। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारा, कि भारत और ब्राजील के बीच संबंध जो है रणनीतिक और आर्थिक वैश्विक सहयोग पर आधारित है। दोनों देश बड़े लोकतंत्र हैं और ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारा रणनीतिक संबंध क्या है, तो रणनीतिक संबंध जो है हम लोग वर्तमान से ही इसको अटैच करके हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा रणनीतिक संबंध, ओके। तो ये बात आप याद रखिए। हम लोग आगे चलते हैं कि रणनीतिक संबंध हमारा क्या है। एक मिनट आपको थोड़ा सा, तो रणनीतिक संबंध हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या है कि प्रमुख नेता जो है आपका नरेंद्र मोदी जी और लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा है। दोनों देशों लोकतंत्र और बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म के समर्थक हैं, ठीक है। तो ये रणनीतिक संबंध है हमारा। और बहुपक्षीय जो मंचों पर सहयोग क्या क्या करते हैं हम लोग, तो भारत और ब्राजील कई अंतर्राष्ट्रीय समूह के में साथ हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ईवसा हो गया। ये सब में अंतर्राष्ट्रीय समूहों में साथ है, एक साथ होते हैं, ठीक है। और इसका महत्व क्या बढ़ता है अगर ये एक साथ है, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत करना इनका महत्व बन जाता है और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित करता है, ठीक है। और आर्थिक संबंध क्या है, तो व्यापार हमारा जो वर्तमान में है 12 से आपका 15 बिलियन डॉलर का अभी व्यापार है, जिसका लक्ष्य जो है हम लोग का 20 से 30 बिलियन डॉलर तक करना है आपका 2030 तक। तो ये भी आप याद रखिएगा। समझौते हुए जैसे मेरकोसर आपके साथ पीटीए हुआ, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील माइनिंग में सहयोग करने के बाद कहा गया है। तो ये हमारा आर्थिक संबंध है। अब हमारा जो रणनीतिक सहयोग जो होगा आपका, ये क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स पे आपका पहला क्या है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना है, चीन पर निर्भरता को कम करना है। ऊर्जा के बारे में क्या हुआ है, तो बायोफ्यूल अलायंस जो है आपका 2030 को और बढ़ाना है और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, रक्षा में डिफेंस में जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा रणनीतिक संबंध है। और आगे का संबंध क्या है कि डिजिटल और तकनीकी सहयोग किया जा रहा है, जैसे डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है। भारत जो है आईटी शक्ति बनेगा और ब्राजील जो है ऊर्जा शक्ति बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। और चुनौती क्या है आपका, तो देखिए आपको चुनौती है कि भौगोलिक दूरी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है अधिक है, मतलब भौगोलिक दूरी है, मतलब ब्राज़ील यहाँ है और भारत एकदम यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से जाने में आपको मतलब क्या है, दूरी है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लग जाएगा। कम व्यापार स्तर है, तो संभावनाओं के मुकाबले में कम है। वैश्विक दबाव है अमेरिका और चीन के जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब प्रश्न हम लोग का आज क्या क्या है देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ब्राजील संबंधों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व का विश्लेषण कीजिए। हालिया समझौते जो हुआ क्रिटिकल मिनरल्स और ट्रेड डिजिटल पार्टनरशिप के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करे 250 शब्द में। आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपका लिखे जाते हैं। तो मैं आपको मॉडल आंसर इसलिए मैं ला के दिया हूँ। देखिए क्या है कि भारत और ब्राजील के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व पर आधारित है। दोनों देश ब्रिक्स, G20, इवसा जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। क्या आप लोग को इस तरीके से लिखने में क्या आपको कठिनाई है
क्योंकि मैं आपको इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो अभी आप पढ़े होंगे, ठीक है। और देखिए क्या है कि हाल के वर्षों में क्या हुआ, द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा आई है, ठीक है। जैसे आपका क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि यह सप्लाई चेन को विविध बनाने यानी डाइवर्सिफिकेशन करने में और चीन पर निर्भरता को कम करने में क्या होगा, सहायक होगा, ठीक है। इसी प्रकार स्टील माइनिंग और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये क्या हो गया आपका, कितने आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार शुरुआत कीजिएगा तभी कुछ होगा। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा दिक्कत होता है किसी चीज़ में, वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है। ये चीज़ हमारे साथ भी हुआ था और बहुत लोगों के साथ होता है, मतलब सब लोगों के साथ ही होता है, बिना शुरुआत किए कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर क्या आगे लिखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों ने व्यापार को 20 से 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और मेरकसर जो के साथ प्रेफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर जोर दिया है। यह भारत के लिए लैटिन अमेरिका में बाजार विस्तार का अवसर प्रदान करेगा और डिजिटल साझेदारी और बायोफ्यूल सहयोग भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में साझेदारी को दर्शाता है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि मतलब चुनौती में क्या क्या चुनौती आ रहा है, भौगोलिक दूरी, कम व्यापार स्तर और वैश्विक जियो पॉलिटिक्स जैसे विशेषकर आपका अमेरिका की टैरिफ नीतियाँ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अतः क्या यहाँ पे देंगे, अतः भारत ब्राजील संबंध न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज़ों को बढ़ावा देता है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, जो आपका लिंक जो दिया रहता है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है। और ऐसे भी वेब्स एकेडमी एकेडमी 24 अगर आप डालोगे तो भी आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा। ऐसे आपको लिंक दिया है आपको, जो डायरेक्ट आप क्या है कि आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका एमसीक्यू करते हैं। तो एमसीक्यू देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश मेरकोसर के सदस्य हैं, तो ये बताइए कौन सा देश मेरकोसर के सदस्य हैं। तो ब्राज़ील है, आपका अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, चिली नहीं है, ठीक है। चिली नहीं है यानी 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया, 3 नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एमसीक्यू लगा देता हूँ, आपका मेंस का क्वेश्चंस लगा देता हूँ कि ताकि आप जो भी मुद्दे पीछे पड़े हैं आपको आसानी से उसका रिकॉल हो जाए और किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह केवल ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग होता है, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, आपका डिफेंस में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है इनकी सप्लाई में उच्च जोखिम होता है, बात सही है, ये हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। थर्ड क्या है कथन कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्या, है ही, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत और ब्राजील संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से मंच दोनों देशों को जोड़ता है। तो ब्रिक्स भी जोड़ता है, G20 भी जोड़ता है, इब्सा भी जोड़ता है, यानी तीनों जोड़ता है, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, सॉरी, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं। तो ये देखिए आपका सही कथन जो है यह इसमें क्या दिया जाता है, इसमें कुछ चयनित वस्तुओं पर टैरिफ में छूट दी जाती है, ठीक है। और इसी को अभी पीटीए को ही विस्तार किया जाएगा, यानी और भी वस्तुएं इसमें जोड़ा जाएगा आपका ब्राजील के साथ। और अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर देने के पीछे है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विकास, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपांसन, ये भी सही है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है, ओके। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं कि खबर क्या है हमारा। तो जो खबर है हमारा ये है आपका कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी जो हैं हमारे और उनके सहयोगियों के खिलाफ
FIR दर्ज करने का आदेश दिया कोर्ट ने। ठीक है, क्या है आपका कि पोक्सो जो अदालत है ना, वो अभी मुक्तेश्वर आनंद जी सरस्वती जो है, उनके और उनके सहयोगी के खिलाफ FIR दर्ज करा। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आरोप है उन लोगों पे कि 14 और 17 वर्ष की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। स्थान कौन सा है? आश्रम आपका प्रयागराज का। समय क्या है? जनवरी 2026, जो माघ मेला के अभी लगा था उसके दौरान हुआ था। कोर्ट क्या बोल रहा है कि एडिशनल सेशन जो जज हैं विनोद कुमार चौरसिया, पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई की है। ठीक है, आगे क्या है इसमें देखिए, मैं यहाँ आपको लगा दिया हूँ पहले। उसके बाद क्या देखिए, यहाँ पे जो आपका मुद्दा था क्या था कि यूपी पॉक्सो कोर्ट ऑर्डर्स FIR अगेंस्ट अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मुद्दा ये था। और कोर्ट का जो मुख्य निर्देश क्या है कि FIR दर्ज करने का आदेश है। ठीक है, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करें और पीड़ित की पहचान और गरिमा का रक्षा करें, यानी पीड़ित की पहचान नहीं बताना है। ठीक है, यह आदेश तब आया जब पुलिस ने शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं किया। ठीक है, FIR करने गया तो FIR पुलिस दर्ज किया ही नहीं गया। ठीक है, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मामला क्या था कि मामला एक शिकायत जो है के आधार पर कोर्ट ने पाया जो प्राइम फेस यानी पहली नज़र में और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध बनता है। ठीक है, पहली प्राइम फेस पोक्सो एक्ट में एक्ट के तहत अपराध बनता है, इसलिए कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने को कहा। ठीक है, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ समझने योग्य बातें हैं कि आप किसी पे भी आप भरोसा या किसी को भी आप अपना आइडल तभी माने जब उनके बारे में अच्छे से जानकारियाँ हो सके। क्या है गलत या सही, अब वो तो अब कोर्ट जानेगा। ठीक है, हम लोग को उतना अंदर नूनी तक जाना नहीं है और ना इस पे विवाद या विचार मतलब इस पे राजनीति करना है या कुछ भी बात करना है। ठीक है, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। बाकी कोर्ट बना हुआ है, पुलिस है। ठीक है, वो अपना देखेंगे। ठीक है, और जैसा आगे न्यूज आएगा वैसा आपको बताया जाएगा। ठीक है, पोक्सो एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पोक्सो एक्ट 2012 में आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। यानी मतलब क्या है कि 18 वर्ष से जिनका कम उम्र रहेगा, एज जो रहेगा, उनको क्या है, यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाना। मतलब अगर कोई बच्चा को अगर सेक्सुअल एब्यूज गाली दे रहा है, उससे बचाना है। चाइल्ड फ्रेंडली न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित कराना है और त्वरित न्याय देना है, यानी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, प्रमुख प्रावधान क्या है? देखिए, पहला प्रावधान है कि चाइल्ड की परिभाषा ये दिया। ठीक है, क्या है, किसको बच्चा कहेंगे या चाइल्ड कहेंगे? तो ये 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति को ये चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि चाइल्ड किसको कहा जा रहा है। पोक्सो आपका एक्ट आपका 2012 के तहत, तो ये आपको किसको कहा जा रहा है? जिसकी ये उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है, तो उसको आपका चाइल्ड कहा जा रहा है। ठीक है, अपराधों का ये प्रकार दिया, प्रावधान किया गया है इसमें। जैसे आपका पहला प्रकार है सेक्सुअल असल्ट हुआ, दूसरा आपका प्रिवेंटिव वो सॉरी पेंट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हुआ, आपका थर्ड हुआ आपका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, फोर्थ आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ। तो ये 4 प्रकार इसमें बताया है कि अपराध इस तरीके के प्रकार हो सकते हैं। और फिर थर्ड क्या है कि स्पेशल कोर्ट ये बनाने का भी निर्देश देता है। हर जिले में पोक्सो के लिए एक विशेष अदालत हो, तेजी से इसकी सुनवाई हो, यानी 1 वर्ष के अंदर इसका लक्ष्य होता है कि ये पूरे सुनवाई कर दिया जाए। ठीक है, इसकी और FIR चौथा क्या अगर आप FIR और रिपोर्टिंग, शिकायत मिलते ही FIR दर्ज करना अनिवार्य है। जो अभी ये नहीं किया गया तभी कोर्ट ने एक्शन लिया। ठीक है, रिपोर्ट न करने पर सजा का प्रावधान है। अगर सजा मतलब रिपोर्ट अगर नहीं कोई आपका दायर करता है आपका FIR, तो उसको सजा भी मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ क्या बोल रहा है कि आपको चाइल्ड फ्रेंडली जो प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चे का बयान घर या सुरक्षित जगह पर हो और बच्चे का जो बयान है ना, वो आपको सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी इसको पढ़ाया हूँ कि बच्चे का जो बयान है सर्वोपरि माना जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। महिला अधिकारी द्वारा बयान हो,
पहचान इनका गोपनीय रखा जाए। जो 14 और 17 वर्षीय जो लड़की हैं उनको भी बारे में बोला गया है कि इसीलिए उनका पहचान आपका गोपनीय रखा गया। 2019 में संशोधन आपका हुआ, इसमें सख्त सजा लाया गया, कुछ मामलों में मृत्युदंड भी इसमें किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कड़े प्रावधान आए हैं, लेकिन इसमें अभी चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौती है ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए पहला चुनौती है कि इसमें लो कन्विक्शन रेट है, ठीक है, बहुत कम दर है, ठीक है, कन्विक्शन का, ठीक है। लंबित मामले अभी भी हैं, मिस यूज के आरोप बहुत ज्यादा इनमें आ रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस की अभी भी इनमें कमियां हैं, यानी इसमें चुनौतियां अभी भी हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्या है, देखिए आपको पहला जो क्वेश्चन है कि पोक्सो एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला कथन जो हमारा कह रहा है कि यह केवल बालिकाओं पर यानी गर्ल्स को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा नहीं है, ये बॉयज को भी देता है, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम रहेगा उन पे ये लागू होता है, ठीक है। यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है, ये सही बात है। दूसरा, और इसमें चाइल्ड फ्रेंडली न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है, तो ये भी सही है, यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोल रहा है। मैं इसके लिए देखिए आपको बहुत अच्छा से क्या है कि आपको आज मैं अलग तरीके से मैं इसको समझाने का कोशिश किया हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है के संदर्भ में एफआईआर दर्ज करने के बारे में सही कथन कौन सा है। तो ये देखिए आपका एफआईआर दर्ज करना जो है ना आपका करना अनिवार्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि संज्ञेय अपराध है क्या, किसको कहते हैं। तो मैं यही आपके लिए मैं आज एक स्पेशल लाया हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से ये समझ में आ जाए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या है हमारा संज्ञेय अपराध, देखिए क्या है कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है। संज्ञेय अपराध किसको कहा जाएगा, जिसमें बिना आपका वारंट दिखाए हुए भी इसको गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है, ओके। बिना अदालत की अनुमति से आपका एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर सकता है, ठीक है, ओके। यह प्रावधान जो है आपका, अब देखिए समझिएगा कि यह प्रावधान जो है संज्ञेय अपराध किसको बोलेंगे, बिना वारंट का, और उसको एफआईआर दर्ज बिना आपका कोर्ट कहे बिना भी कर सकता है, ठीक है। यह प्रावधान सीआरपीसी में आपका क्रिमिनल प्रोसीजर को कोड आपका सेक्शन जो धारा 154 के तहत आता है। मुख्य विशेषताएं क्या है आपका, देखिए इसमें आपका संज्ञेय अपराध में तो बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकता है, पुलिस सीधे आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, एफआईआर इसमें करना अनिवार्य है, जो हमारा क्वेश्चन था का आंसर था, ठीक है। शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है और स्वतः यह जांच कर सकता है, ठीक है, यानी सो मोटो पुलिस खुद भी जांच शुरू कर सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे क्या क्या है आपका, जैसे आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गया, अपहरण हो गया, ठीक है, ये सब पोक्सो एक्ट के अधिकांश अपराध भी संज्ञेय होते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया गया है असंज्ञेय अपराध से असंज्ञेय अपराध में। तो आधार क्या है और संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय आधार है आपका गिरफ्तारी, तो संज्ञेय अपराध में आपका बिना वारंट आप कर सकता है आपका गिरफ्तारी, और असंज्ञेय अपराध में आपको वारंट जरूरी होता है, ठीक है, गिरफ्तारी के लिए। एफआईआर किस संज्ञेय अपराध में अनिवार्य जरूरी है, यानी और असंज्ञेय अपराध में कोर्ट की अनुमति होगी तभी एफआईआर कर सकता है। और गंभीरता इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध में तो अधिक गंभीर है और असंज्ञेय अपराध में कम गंभीर यहाँ पे है। तो ये अंतर आप याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो ये आप अंतर याद रखिएगा, ठीक है, बहुत आपको फंसाता है ये सब चीज़ें, ओके। अगले जो हमारा जो अब यहाँ से एमसीक्यू है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो दूसरा एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान पोक्सो एक्ट के तहत सही है। तो विशेष अदालतों की स्थापना करना पहला भी सही है। दूसरा क्या, पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक करना, ऐसा नहीं है, गोपनीय रखना, ठीक है। थर्ड आपका है त्वरित सुनवाई करना, ठीक है, तो ये सही है, यानी 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए, क्या है पहला कथन
कि पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रावधान है, सही है। स्पेशल कोर्ट को 1 वर्ष के भीतर में मामलों का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है आपका प्रश्न बोल रहा है, क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रयागराज पोक्सो कोर्ट के आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा बिंदु सही है। देखिए, कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है, सही बात है। कोर्ट पुलिस को स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दे सकती है, आपका ये भी सही है। कोर्ट पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने का आदेश देती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए, ओके। अगला प्रश्न है, क्या हमारा अगला जो मुद्दा है, सॉरी आपका, कि नई दिल्ली में देखिए अभी एआई जो समिट चल रहा था, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में 85 देशों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए, ठीक है, जो 12 फरवरी से 16 फरवरी तक अभी चल रहा था आपका एआई पे, मतलब मंच जो था आपका, बैठक चल रही थी। क्या है इसमें एआई समिट, इम्पैक्ट समिट क्या है, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखते हैं। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली वाले जो समिट हुआ है ये 4th हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, और ग्लोबल साउथ में पहली बार हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है प्लीज़ आपको 12 या 13 तारीख को आप का द हिंदू देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे भी बहुत कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर ये मैं आपको एआई इम्पैक्ट समिट का पूरे मतलब जो शुरुआत का ढाँचा है वो मैं आपको आज ढाँचा इसके सामने पे पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है पृष्ठभूमि, तो आज पढ़ के उसको भी पढ़ लीजिएगा, जो भी पहले भी पढ़े हैं प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड, तेजी से बढ़ती एआई टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ईटीसी, ये सब डाटा प्राइवेसी हो गया, एथिक्स और जॉब जैसे मुद्दे देशों के बीच एआई रेस, यानी विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, इन चुनौतियों के कारण क्या है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई, तभी ये आपका मंच बनाया गया एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है। इसका उद्देश्य था क्या कि एआई के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करना, ग्लोबल लेवल पर एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना, एआई को इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल बनाना, ठीक है। तब इसका स्टार्ट हुआ, और पहला जो प्रमुख एआई समिट जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, ये आपका एआई सेफ्टी समिट 2023 में यूके में हुआ था, यानी इसको ब्लेचली पार्क में, ठीक है, आयोजन ब्लेचली पार्क यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। यह दुनिया का पहला बड़ा समिट था जो एआई को के जोखिम यानी रिस्क और सुरक्षा यानी सेफ्टी पर केंद्रित था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ब्लीच डिक्लेरेशन किस पे था, तो आपका जोखिम और सुरक्षा पे था। इसमें भारत, अमेरिका, चीन सहित कई देशों ने भाग लिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत इसमें भी भाग लिया था, ठीक है। इस बार तो मेजबानी भी कर रहा है। अब ब्लेचली जो डिक्लेरेशन अपनाई गई इसमें, ठीक है, इसके बाद समिट का क्रम जो है, देखिए एआई सेफ्टी समिट साउथ कोरिया में हुआ, दूसरा दूसरा वाला साउथ कोरिया में, थर्ड वाला जो हुआ आपका एआई एक्शन समिट पेरिस, ठीक है, फ्रांस में, कभी कभी इसे एआई इम्पैक्ट समिट भी कहा जाता है, यानी 4th जो हुआ, ठीक है, सॉरी 3rd हुआ, ओके, ये आप याद रखिएगा, 3rd वाला फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में। फर्स्ट आपका हुआ कहाँ, आपका यूके, सेकंड आपका कहाँ हुआ, साउथ कोरिया, ठीक है, और थर्ड आपका कहाँ हुआ, फ्रांस में, और फोर्थ आपका अभी जो हो रहा है हुआ है आपका भारत में हुआ है, ठीक है, यानी न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो आपका दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, अब यहाँ पे मुद्दा आ गया कि इसमें क्या का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एआई का समान और समावेशी उपयोग, इंक्लूसिव और ए मुख्य जो यहाँ पे सिद्धांत रखा गया, सर्वजन हितय और सर्वजन सुख है, ठीक है, सर्वजन हितय सर्वजन सुख है, जिसका मतलब होता है सभी के कल्याण और सुख के लिए, ठीक है। तो ये आप सिद्धांत याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें प्रमुख क्या क्या बात हुआ, तो इसमें मेन पॉइंट जो है जब हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, डेमोक्रेटिक क्रेटिसेशन ऑफ एआई, ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब करण करना है एआई को, एआई तकनीक सभी देशों तक पहुंचे, ग्लोबल इनइक्वलिटी कम हो, ठीक है। और फ्रेमवर्क इसमें बनाया गया कि चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, एआई रिसोर्स की ओपन एक्सेस हो, लोकल इनोवेशन को बढ़ावा मिले, ठीक है, तो ये इस पे बात हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, ठीक है,
एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, स्वैच्छिक आपका प्लेटफॉर्म मंच है और एआई के यूज केसेस शेयर होंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि देशों के बीच नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, एआई सेफ्टी एंड ट्रस्ट, जैसे सिक्योर और ट्रस्ट वर्थी एआई समिट ये लाना है, इनोवेशन और रेगुलेशंस में संतुलन करना, ठीक है। और हमारा क्या है, फोर्थ क्या है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एआई एजुकेशन, वर्कफोर्स ट्रेनिंग, एआई लिटरेसी, भविष्य की इकोनॉमी के लिए स्किल डेवलपमेंट तैयार करना है एआई के द्वारा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसमें वैश्विक भागीदारी क्या क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन दोनों ने समर्थन दिया है ग्लोबल कंसेंसस का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी प्राकृतिक कैसे जो डिक्लेरेशन हुआ ये कैसा है, तो नेचर इसका है नॉन बाइंडिंग है, यानी स्वैच्छिक है। आप इसको डिक्लेरेशन को माने या ना माने, ये स्वैच्छिक है, ठीक है, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि ये डिक्लेरेशन कैसा है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस क्या है हमारे कि एआई सेफ्टी समिट जो है आपका 2023 के संबंध में आप विचार करें, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन ब्लेचली पार्क यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। बात सही है, ठीक है, ये पहला था। इसका मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देना था, तो आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें ब्लेचली डिक्लेरेशन को अपनाया गया, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 या ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें खास था नहीं आपके लिए, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको मैं पहले भी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ब्लेचली जो डिक्लेरेशन है का संबंध किससे है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित विकास से है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और थर्ड जो है आपका क्या क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश एआई सेफ्टी समिट 2023 का मेजबान था, ये आपका यूके था। दूसरा कहाँ हुआ था आपका, साउथ कोरिया में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा आपका पेरिस फ्रांस में, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका हुआ था 2024 में साउथ कोरिया में, फ्रांस में आपका पेरिस में जो हुआ था ये आपका हुआ था, ये आपका 2025 में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक छोटा सा काम है, आपको एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जो भी नए लर्नर पुराने लर्नर जो भी हो। और हमारा जो चैनल अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फोर्स जो फाउंडेशन कोर्स जो आ रहे हैं, 4 फाउंडेशन कोर्स आ रहे हैं, उसमें आपको रियायत दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।